हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो लास्ट क्लास में हमने बोनस शेयर समझे थे। अब हम लोग बात करेंगे हमारे राइट इशू की। तो जैसे मैंने बताया था, बोनस शेयर्स किसके लिए होते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए होते हैं, बट वहां उनको कोई खास पैसा नहीं पे करना। अगर मान लो यहाँ पर शेयर होल्डर्स के लिए ही कुछ एक्स्ट्रा हम शेयर्स इशू करें, लेकिन उसके लिए उन्हें पैसा देना है, ठीक है। अब ये शेयर्स हम उन्हें क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि उनकी राइट डाइल्यूशन ना हो, तो उन्हें प्रायोरिटी देना चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम राइट इशू करते हैं, ठीक है। एफपीओ में क्या होता है कि हम सभी के लिए निकाल देते हैं, न्यू शेयर्स भी यहाँ पर, न्यू शेयर होल्डर्स भी इनको परचेज कर सकते हैं। बट राइट इशू में हम ये बात समझते हैं कि भाई हमारे शेयर होल्डर्स की जो यहाँ पर वोटिंग राइट्स हैं, ये यहाँ पर किसी भी तरीके से अगर हम बचा सकते हैं ओनरशिप को डाइल्यूट होने से, तो वो हम बचा लें। अब यहाँ पर सेक्शन 63 के अंडर आ रहा था आपका बोनस इशू, 62 के अंडर आपका आता है राइट इशू, ठीक है। तो ये यहाँ पर किसी भी कंपनी को गवर्न कर रहा है। कौन सी कंपनीज को गवर्न कर रहा है? पब्लिक या फिर प्राइवेट कंपनीज, ठीक है, जो कि अपने सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल को यहाँ पर रेज करना चाहती हैं। कैसे करना चाहती हैं? अपने फर्दर शेयर्स को इशू कर कर। जब एक कंपनी यहाँ पर इंटेंड करती है कि वो नए शेयर्स को इशू करे, तो यहाँ पर वोटिंग और गवर्नेंस राइट्स जो होती हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की वो डाइल्यूट हो जाएंगी। पहले यहाँ पर कंपनी के 10% शेयर्स जो थे वो एक शेयर होल्डर के पास थे। अब नए शेयर्स यहाँ पर अगर इशू होंगे तो 10% से इनकी शेयरिंग जो है वो कम हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर डाइल्यूट हो जाएंगी इनकी राइट्स और ओनरशिप भी। इसी चीज से बचने के लिए यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि राइट इशू को यहाँ पर लेकर आए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर को अलाउड नहीं है कि वो ओनरशिप को प्रिजर्व कर रखें। तो इट में हैपन बिकॉज न्यू शेयर होल्डर्स जो है उन्होंने सब्सक्राइब करा है इशूड शेयर कैपिटल को। इसी वजह से कंपनीज एक्ट जो है वो बोलती है कि देखो, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हो, प्रिजर्व करेंगे हम आपकी पोजीशन को। कैसे करेंगे? कि जो न्यूली इशूड शेयर्स है ये आप यहाँ पर परचेज कर लो एट द फर्स्ट इंस्टांस, कि हम यहाँ पर बाकी लोगों को बाद में देंगे। हमें पता है कंपनी को पैसा चाहिए, अपने शेयर्स इशू करने हैं, एवरीथिंग, बट वी आर गिविंग यू द फर्स्ट चांस एंड बिकॉज यू आर द शेयर होल्डर, क्योंकि आप यहाँ पर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, हम आपको यहाँ पर करेंट मार्केट प्राइस से कुछ कम रेट में इसे प्रोवाइड कर देंगे। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो है उन्हें एक राइट दी जाती है कि इन शेयर्स को आप सब्सक्राइब करो अगर आप चाहते हो। हाउएवर, अगर आप इन्हें नहीं सब्सक्राइब करोगे, ठीक है, तो आपको हम ये भी राइट दे रहे हैं कि आप इन शेयर्स को रिनाउंस कर दो, ठीक है, आप इनको यहाँ पर किसी और को दे दो, अनलेस कि यहाँ पर आर्टिकल ऑफ कंपनी जो है वो आपको प्रोहिबिट कर रहा है ऐसा करने से, तो बात एक अलग है। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास क्या राइट है कि जो नया इशू आ रहा है इसे आप सब्सक्राइब कर लो, या फिर यहाँ पर नया इशू आएगा, आपकी ओनरशिप कम होगी और आपको ये चीज पसंद नहीं आ रही है, तो जो आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं इनको आप रिनाउंस कर दो, किसी और शेयर होल्डर को दे दो, ठीक है। आप दोनों ही चीज कर सकते हो। तो यहाँ पर अब यहाँ एक इम्प्लिसिट राइट मिल जाती है कि रिनाउंस कर सकते हैं हम हमारे शेयर्स को इन फेवर ऑफ एनीवन एल्स, या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं कंप्लीटली। तो एग्जिस्टिंग शेयर जो होल्डर्स हैं इनको पहली राइट दी जा रही है कि राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल, कि आप यहाँ पर या तो सब्सक्राइब कर लो इन शेयर्स को, या फिर अपनी जो आपके पास में राइट्स हैं इन्हें यहाँ पर क्या करो, रिनाउंस कर दो, या तो फिर आप पूरे ही ऑफर को रिजेक्ट कर दो, कुछ नहीं करो। तो एक कंपनी अगर यहाँ पर चाहती है कि नए शेयर्स को इशू करे, ऑफर करे, तो यहाँ पर एज पर सेक्शन 62(1)(a) ऑफ द कंपनीज एक्ट, इसे यहाँ पर ये जो शेयर्स हैं ये क्या करने होंगे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को यहाँ पर पहले देने होंगे। तो एक लेटर ऑफ ऑफर भेजा जाता है, ठीक है। तो जो डीमैट अकाउंट होता है उसके बाहर आपको एक मैसेज आ जाता है कि सो एंड सो शेयर्स जो हैं वो हमारे अभी राइट इशू हो रहे हैं। तो ऑफर शैल बी मेड बाय नोटिस। अब यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स वो कितने परचेज कर सकते हैं वो बताया जाएगा, क्योंकि जितनी आपकी ओनरशिप है उसी के प्रपोर्शन में यहाँ पर आपको नए राइट्स दिए जाते हैं। और यहाँ पर आपको एक टाइम लिमिट दी जाती है जो कि 15 दिन से कम नहीं हो सकती, लेकिन 30 दिन से ज्यादा नहीं हो सकती। तो 15 से 30 दिन के बीच में यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप नया ऑफर जो आपको मिल रहा है वो आप एक्सेप्ट करते हो, वेल एंड गुड। अगर आप नहीं कर सकते हो
तो फिर आपको ये राइट नहीं दी जाएगी, डिक्लाइन कर दी जाएगी, अनलेस कि आर्टिकल जो है कंपनी के वो कुछ और प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ और बात कर दी गई तो ठीक है। अदरवाइज जो ऑफर है, ठीक है, वो यहाँ पर एक राइट ये भी देता है कि आप अपने शेयर्स को रिनाउंस कर दो जो आपको ऑफर किए गए थे, या फिर सभी को इन फेवर ऑफ एनी अदर पर्सन, किसी और शेयर होल्डर को आप दे सकते हो, कोई और शेयर होल्डर आपसे ही नहीं खरीद लेगा। द नोटिस शैल कंटेन अ स्टेटमेंट ऑफ दिस राइट। नोटिस में इस बात के बारे में भी बात होनी चाहिए। अगर एक्सपायरी हो जाती है, जितना टाइम यहाँ पर हमने दिया है 15 से 30 दिन का, ठीक है, तो ऐसी टाइम पर या फिर यहाँ पर अर्लियर इंटीमेशन जो है वो आपको मिल रहा है फ्रॉम द पर्सन जो कि यहाँ पर जिसको ये नोटिस दिया गया है कि वो डिक्लाइन कर रहा है ऑफर को, या तो टाइम पीरियड ही खत्म हो गया, 30 दिन से ज्यादा हो गए, आपने एक्सेप्ट नहीं किया ऑफर, या फिर आपने आउटराइटली बोल दिया कि भाई मेरे को नहीं चाहिए। तो ऐसे में जो बीओडी है वो क्या करेगा, इन जो हमारे शेयर्स है इन्हें ऐसे वे में, ऐसे मैनर में डिस्पोज करेगा जो कि शेयर होल्डर्स के लिए ना तो डिसएडवांटेजेस रहेंगे और ना ही कंपनी के लिए। अब बुक वैल्यू क्या होती है एक शेयर की, कि भाई उसकी नेटवर्थ क्या है जो भी हमारी बुक्स के अकॉर्डिंग थी, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। तो अगर 10,000 शेयर्स थे और बुक वैल्यू 1,25,000 है तो बुक वैल्यू 12.50 रुपीज पर शेयर हो जाती है। लेकिन जो मार्केट वैल्यू है वो बुक वैल्यू से डिफर होती है। मार्केट वैल्यू तो मार्केट प्राइसेस के अकॉर्डिंग जाती है। बुक वैल्यू क्या है कि आपने पहले इसको किस वैल्यू पर रिकॉर्ड कर रखा हुआ था शेयर को अपनी बैलेंस शीट में, है ना। तो यहाँ पर अब जो मार्केट वैल्यू है वो ये रिप्रेजेंट करती है कि जो फ्यूचर में कैश फ्लोज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके लिए प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी जो हम अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें डिविडेंड के फॉर्म में कितना पैसा मिल सकता है, कैपिटल गेन्स हमारे क्या हो सकते हैं, उसके हिसाब से हमारी मार्केट वैल्यू जाती है। मार्केट प्राइस जो कि यहाँ पर राइट इशू से पहले था, अगर मान लो 11 जुलाई को राइट इशू हो रहा है एक कंपनी का, तो 10 जुलाई तक जो प्राइस था उसे हम बोलते हैं कम राइट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। ठीक है, कम राइट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर मतलब पहले वाला जो आपका यहाँ पर राइट का प्राइस था। फिर आपका दूसरा क्या आता है, दूसरा यहाँ पर ये बोलते हैं कि अगर एक कंपनी जो है वो डिसाइड करती है कि वो जो फर्दर शेयर्स है उन्हें इशू करेगी और मार्केट वैल्यू हमारे शेयर्स की अफेक्ट होगी, ठीक है, तो जो वैल्यू है कंपनी के शेयर्स की वो राइट इश्यूज के बाद में हो सकता है मार्केट कैपिटलाइजेशन के सम के इक्वल हो जाए जो कि प्रायर टू राइट इशू था, और कैश इनफ्लोज जो हमें जनरेट हो रहे हैं फ्रॉम द राइट इशू। तो जब राइट इशू हम यहाँ पर करेंगे तो जो कैश फ्लो हमें मिलेगा प्लस यहाँ पर जो हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन था दोनों का सम। नॉर्मली आप क्या देखते हो, नॉर्मली आप यहाँ पर ये देखते हो कि एक फर्दर पब्लिक इशू जो है वो भी दिया जाता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कि हम एक डिस्काउंटेड प्राइस आपको देंगे मार्केट वैल्यू से, ताकि पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ जाए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से। अगर मार्केट प्राइस जो है वो यहाँ पर फर्दर इशू के बाद में, ठीक है, जैसे ही हमारा राइट इशू हो गया 10 तक जो प्राइस था वो क्या था आपका कम, और जो अब आपका नेक्स्ट आएगा वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है एक्स राइट। तो यहाँ पर आपके पास दो हो जाते हैं, कम राइट और एक्स राइट प्राइस शेयर्स। ठीक है, तो जो एक्स राइट प्राइस है वो यहाँ पर एक डीम्ड वैल्यू है कि कंपनी के जो शेयर्स हैं इमीडिएटली क्या उनका प्राइस है जब राइट इशू ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो प्राइस यहाँ पर प्रिवेल करेंगे जब फर्दर इशू ऑफ शेयर्स हमने एग्जीक्यूट कर दिया। समझ में आया। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने यहाँ पर एडिशनल शेयर्स दिए अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, किस प्राइस पर, डिस्काउंटेड प्राइस पर। अब शेयर होल्डर्स क्या कर सकते हैं, या तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, या तो रिनाउंस कर सकते हैं मतलब सेल कर सकते हैं अपनी राइट्स को, या फिर इस ऑफर को डायरेक्टली इग्नोर कर देंगे। अब यहाँ पर अगर मान लो एग्जिस्टिंग शेयर्स आपके, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एग्जिस्टिंग शेयर्स आपके 1,000 रुपीज थे, ठीक है, 1,000 रुपए के आपके एग्जिस्टिंग शेयर्स थे, मार्केट प्राइस हर एक शेयर का जो है वो 100 रुपीज था। नेक्स्ट यहाँ पर जो राइट इशू किया गया है वो हमने ऐसे किया है कि एक यहाँ पर शेयर दिया जाएगा अपने दो शेयर्स के ऊपर, दो एग्जिस्टिंग शेयर्स पर एक राइट शेयर इशू शेयर दिया जाएगा। ठीक है, अब इशू प्राइस जो राइट शेयर्स का होगा वो कितना हो गया, यहाँ पर वो आपका हो जाएगा मान लो 60 रुपए, क्योंकि डिस्काउंट पर दे रही है तो 60 रुपए मान लो आपका राइट इशू का प्राइस है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे पास नंबर कितना है राइट शेयर्स का,
2 शेयर्स के ऊपर एक राइट इशू है, 1000 शेयर्स हमारे गए हुए हैं, तो 500 शेयर्स हमारे पास हुए राइट इशू में, है ना। अब यहाँ पर टोटल शेयर्स हमारे पास कितने हो जाते हैं, अगर राइट इशू हो गया और ये वाले 1000 टोटल मिलाकर 1500 शेयर्स हो गए, ठीक है। तो अब एक्स राइट प्राइस आपका क्या रहता है, थ्योरेटिकली हमारा एक्स राइट प्राइस जो होगा वो हो जाता है 1000 शेयर्स हमारे 100 रुपए के थे, 500 शेयर्स हमारे कितने रुपए के थे, 60 रुपए के, है ना। राइट इशू हमने 60 रुपए पर किया है, डिस्काउंटेड प्राइस है। फिर यहाँ पर आपके पास टोटल शेयर्स कितने हैं, 1500 के, तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा, आई थिंक 86 के अराउंड कुछ आएगा आपका आंसर इसमें, 86.66 कुछ ऐसा रहेगा, 86.67 आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास आया एक्स राइट प्राइस, आ गया समझ में। अब यहाँ पर देखो, तो राइट ऑफ रिनंसिएशन क्या बोलते हैं, ये भी आपको समझ में आ चुका होगा कि भाई राइट ऑफ रिनंसिएशन हमारे पास क्या होता है, कि हम ट्रांसफर कर रहे हैं राइट, ताकि हमारी जो शेयर्स हैं वो कोई और परचेज कर ले। और जो इनकी राइट्स को परचेज करेगा, एक नया स्लाइड ऐड कर लेते हैं, उसमें समझाती हूँ, ठीक है। चलो, अब सबसे पहले ऐसे समझो कि हमारे पास एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर था, है ना। अब इन्होंने यहाँ पर अप्लाई करा कि भाई मुझे यहाँ पर शेयर जो है वो मिल जाना चाहिए, जो भी आपका नया राइट इशू हो रहा है। तो अब यहाँ पर जो शेयर का प्राइस था, मार्केट प्राइस कितना था, 100 रुपए था, इन्होंने ये खरीदा कितने रुपए में, 60 रुपए में खरीदा, तो प्रॉफिट कितना हो गया इन शेयर होल्डर को, जो मार्केट प्राइस था वो 100 रुपए का था, राइट इशू प्राइस इनको जो मिला वो 60 रुपए मिला, तो 40 रुपए का फायदा हो गया। सिंपल सी बात है, 40 रुपए के फायदे के लिए इन्होंने यहाँ पर ये शेयर्स जो थे राइट इशू खरीद लिए। दूसरा है यहाँ पर कि ये क्या कर सकते हैं, जो इनको राइट एंटाइटलमेंट मिला है, कि आप यहाँ पर राइट टू रिनाउंस कर सकते हो, कि आपकी जो हक है यहाँ पर कि आप नए शेयर्स को सस्ते में खरीद लो, वो आप किसी और को बेच दो, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपके पास में आपने क्या किया, मान लो यहाँ पर आपके पास में जो राइट एंटाइटलमेंट था, उसमें आपको राइट एंटाइटलमेंट आपने बेचा यहाँ पर 40 रुपीज है, ये 35 रुपीज का, ठीक, 35 रुपीज का बेचा। अब यहाँ पर किसी और पर्सन ने इसको खरीदा, नए शेयर होल्डर ने इसको खरीदा, जो कि नए मतलब जो नया अभी तक शेयर होल्डर नहीं थे, उन्होंने इसे खरीदा। तो अब जो नॉन शेयर होल्डर है उनके लिए क्या होगा, इधर देख लेते हैं। अब नॉन शेयर होल्डर के लिए इशू प्राइस कितने का हुआ, इशू प्राइस उनको मिलता है यहाँ पर 60 रुपए का, ठीक। ऑल्सो यहाँ पर ये क्या कर रहे थे, इन्होंने यहाँ पर राइट खरीदी है 35 रुपीज की, तो इन्हें कितने रुपीस का शेयर पड़ा, 95 रुपीस का, जबकि एक्चुअल में शेयर कितने का है, 100 रुपए का। तो कितना फायदा हुआ इनको, 5 रुपए का फायदा हो गया, 5 रुपए का फायदा। तो इसीलिए यहाँ पर हमारे पास में राइट टू रिनाउंस का फायदा कौन उठा रहा है, नॉन शेयर होल्डर। आगे समझ में, या एक और बार समझाऊं, अगर नहीं समझ में आया ना तो मैं आपको दोबारा से समझा दूंगी, या तो वीडियो को वापस जाकर दोबारा देख लेना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर आगे आ जाते हैं, आगे क्या बात हो रही है, शेयर होल्डर्स जिनको राइट मिली है कि भाई यहाँ पर राइट शेयर्स आपको दिए गए हैं, उनको 3 चॉइसेस दी गई हैं। 3 चॉइसेस उनके पास क्या क्या है, कि सबसे पहले तो वो ये राइट्स को यहाँ पर यूज करें और अपने लिए नए शेयर्स खरीद लें, जैसा कि यहाँ पर राइट इशू में बोला गया है, और ये आपको फिर मार्केट में आप इन्हें बेच दो, ठीक है। तो यहाँ पर या फिर आप क्या करोगे, आपके पास जो राइट दी गई है, ठीक है, कि आप यहाँ पर राइट टू एंटाइटलमेंट जो है वो अपनी एडवांटेज किसी और को पास ऑन कर दो, तो रिनंसिएशन कर सकते हो आप यहाँ पर अपनी राइट्स का, ठीक है। और यहाँ पर इसको मोनेटाइज कर लोगे, जैसे कि अपन ने किया था 35 रुपीज के लिए, है ना। तो यहाँ पर आपको 35 रुपीज एक्स्ट्रा मिल गए। और या फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, कि आउटराइटली रिजेक्ट कर सकते हो कि भाई मुझे तीनों में से कुछ भी नहीं करना है, दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन यूज नहीं करना। तो जो मोनेटाइज वैल्यू है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दी गई है, ठीक है, इसे बोलते हैं हम वैल्यू ऑफ राइट। ये जो 35 रुपीज का इन्होंने राइट एंटाइटलमेंट बेचा है ना, ये इनके लिए क्या है, वैल्यू ऑफ राइट हो जाती है।
तो अब अगर एक शेयर होल्डर ये डिसाइड कर रहे हैं कि वो रिनाउंस करेंगे ऑल या एनी ऑफ द राइट शेयर्स इन फेवर ऑफ हिज नॉमिनी, इनकी जगह से कोई नॉमिनी है इनके, ठीक है, तो वैल्यू जो है राइट की वो रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है टू द सेल प्राइस ऑफ द रिनाउंसमेंट ऑफ अ राइट, कि भाई यहाँ पर आप इतना ही सेल प्राइस रख सकते हो। इन केस की राइट इशू जो है वो अवेल की गई है बाय एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, तो फिर वैल्यू ऑफ राइट यहाँ पर डिटरमिन कैसे होगी? तो वैल्यू ऑफ राइट डिटरमिन करने के लिए हमें क्या करना है, कम राइट वैल्यू देखनी है हमारी 10 जुलाई को क्या यहाँ पर राइट थी, और फिर हम यहाँ पर देखेंगे 12 को हमारा एक्स राइट वैल्यू कितना आया था। अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर अपनी वैल्यू ऑफ राइट निकाल लेते हैं। आगे समझ में वैल्यू ऑफ राइट हमारा कैसे होगा? नहीं समझ में आया तो एक बार दिखाती हूँ। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, यहाँ पर एक्स राइट प्राइस मैंने आपको बताया था कितना है, 86.67 है, और जो शेयर का प्राइस था वो हमारे लिए कितना था, यहाँ पर 100 रुपीज था, है ना। तो यहाँ पर आपको कितना फायदा हो जाएगा, यहाँ पर आपको 13.33 रुपीज का फायदा हो रहा है, राइट। तो ये जो 13.33 रुपीज है ये आपके वैल्यू ऑफ राइट हो जाते हैं। आगे समझ में? चलो, तो यहाँ पर हमने क्या किया था, हमने देखा था कि भाई कम राइट वैल्यू हमारे एग्जिस्टिंग शेयर्स की कितनी है, तो हमारे पास 1000 शेयर्स थे और 100 शेयर्स थे। फिर हमने देखा कि राइट इशू प्राइस हमारा 60 रुपए का है, और यहाँ पर राइट शेयर्स हमारे पास 500 हैं, और टोटल नंबर हमारे शेयर्स के कितने हो गए, एग्जिस्टिंग के और हमारे जो नए शेयर्स हैं। तो इससे हमारे पास वैल्यू आ गई थी एक्स राइट वैल्यू। एक्स राइट वैल्यू को हमने क्या किया, हमारा जो मार्केट प्राइस था, जो कम राइट वैल्यू था, उसके साथ में माइनस कर दिया। आगे आप तो समझ में। अब अकाउंटिंग कैसे करनी है, अकाउंटिंग देखो, जनरल एंट्रीज हमें कैसे बनानी है। तो अगर यहाँ पर कोई एक ऐसी कंपनी है, ठीक है, जो कैश रिसीव कर रही है, कहाँ से कैश रिसीव कर रही है, ये फ्रॉम द शेयर होल्डर ऑन राइट इशू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में आप यहाँ पर इस पैसे को ट्रांसफर कर देते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमने ये जो राइट शेयर्स हैं ये प्रीमियम पर दिए, तो थोड़ा सा पैसा आपका शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएगा और थोड़ा सा पैसा आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में चला जाएगा। आसान है ये तो। अब नेक्स्ट देखो, अब एक एग्जांपल है कि एक कंपनी है जिन्होंने 70,000 शेयर्स 10 रुपए के यहाँ पर इशू किए हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो मार्केट वैल्यू है वो आपकी है 21 रुपए राइट शेयर्स की, इन द रेशियो ऑफ 1:10 एट एन इशू प्राइस ऑफ 10 रुपीज पास जनरल एंट्री फॉर इशू ऑफ राइट शेयर्स। तो यहाँ पर इशू प्राइस जो है, ठीक है, वो आपका 10 रुपए रखा है इन्होंने, मार्केट वैल्यू जो है वो 21 रुपए है, 70,000 शेयर्स हैं, और हर 10 शेयर्स पर एक शेयर यहाँ पर दिया जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में अब यहाँ पर आपको बताना है कि क्या एंट्री बनेगी। तो सबसे पहले तो आपके पास में 70,000 शेयर्स थे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके पास में 7,000 शेयर्स जो हैं वो आप क्या कर रहे हो, राइट इशू में दे रहे हो, और हर एक शेयर का प्राइस आपने 10 रुपए रखा, तो 70,000 रुपए हो गए, ठीक। तो कंपनी के पास आएंगे 70,000 रुपीज। अब इसमें से एक अमाउंट जो जाएगी आपकी शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि यहाँ पर 10 रुपए की वैल्यू है ना, तो यहाँ पर 70,000 रुपए आपके चले जाएंगे। ओके, अगर मान लो यहाँ पर ये अमाउंट जो है, जो राइट इशू हुआ वो 20 रुपए का हुआ, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता, 70,000 रुपए आपके जाते शेयर कैपिटल अकाउंट में और 70,000 रुपए आपके जाते शेयर प्रीमियम अकाउंट में। ओके, तो इस तरीके से हमारी ये वाली जो पूरी राइट इशू है ये काम करती है। आई होप लेक्चर आपको समझ में आ चुका होगा। अच्छा गाइज, आप बिल्कुल लाइक नहीं कर रहे हो, अभी किसी भी वीडियो में लाइक्स नहीं आते हैं आप लोगों के, जबकि वीडियो का वॉच आवर फॉर्चुनेटली अच्छा रहता है। तो प्लीज कोशिश क्या करो कि थोड़ा लाइक वगैरह कर दिया करो, या फिर कमेंट्स में बता दो अगर कोई चीज नहीं पसंद आ रही है या समझ नहीं आ रही है तो। अब बात कर लेते हैं कुछ हमारे पेड इनिशिएटिव्स की। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अब हमारी PFRDA की टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है। तो यहाँ पर आपको 1000 से ज्यादा MCQs मिल जाते हैं आपके सभी टॉपिक्स के ऊपर, प्लस यहाँ पर 500 करंट अफेयर्स MCQs, फिर आपको 10 फेज 1 पेपर 2 के मॉक टेस्ट, 5 फेज 2 पेपर 1 के जो कि आपके इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के हैं, जिसके आंसर्स हम लोग रिव्यू करते हैं, आपको 1-to-1 फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पर आपको फॉर्डर मटेरियल प्रोवाइड करते हैं आपके ऐसे टॉपिक्स के लिए
10 फेज 2 पेपर 2 मॉक टेस्ट आपको देते हैं, ठीक है। अगर बात करें प्राइसिंग की तो 999 प्राइस रहेगा पहले 50 स्टूडेंट्स के लिए, और बाकी इसके बाद में ये 1299 हो जाएगा। इसके अलावा हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सेबी ग्रेड ए का कॉम्बो कोर्स यहाँ पर पीएफआरडी ग्रेड ए के साथ में, जिसमें कि अगेन यहाँ पर हम आपको 5 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे फेज 1 पेपर 2, फेज 2 पेपर 2 पेपर 1 के लिए भी यहाँ पर आपको 5-5 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। सभी टॉपिक्स जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, सभी के ऊपर यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज नोट्स मिलेंगे। मेक श्योर कि यहाँ पर हम आपको क्यूआरई का कोई भी आइटम नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड रिविजन शीट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा सेबी ग्रेड ए कोर्स में हम यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज नोट्स, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, मैनेजमेंट, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इसके अलावा डाउनलोडेबल रिवीजन शीट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। 5 मॉक टेस्ट हम आपको फेज 1 पेपर 2 के लिए और 5 मॉक टेस्ट फेज 2 पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा पीएफआरडी एंड आईएफएससी की बात करें तो यहाँ पर भी आपका फेज 1 पेपर 2, फेज 2 पेपर 1 एंड 2 कवर होता है दोनों ही एग्जाम्स का। टॉपिक वाइज यहाँ पर आपको नोट्स मिलते हैं आपके सभी सब्जेक्ट के। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का गाइडेंस हम आपको प्रोवाइड करते हैं, फॉर्डर मटेरियल एंड डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग जो होती है उसको हम खुद ही रिव्यू कर रहे होते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्यूशंस यहाँ पर देते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस और स्ट्रैटेजी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा 5 मॉक टेस्ट फेज 1 पेपर 2, 5 मॉक टेस्ट फेज 2 पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए भी प्रोवाइड करते हैं। और हम आपके लिए लेकर आए हैं आरबीआई ग्रेड ए और ग्रेड बी की टेस्ट सीरीज। अगर यहाँ पर आपके पास में थोड़ा पैटर्न चेंज होता है तो हम आपको एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट भी डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे। तो 10 फेज 1 जीए मॉक टेस्ट, 5 ईएसआई फेज 2 ऑब्जेक्टिव, 5 यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेंगे जो हम रिव्यू करेंगे, हम आपको फीडबैक्स प्रोवाइड करेंगे, 5 एफएम फेज 2 ऑब्जेक्टिव टेस्ट और 5 डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। अगेन हम यहाँ पर आपके आंसर सॉल्यूशंस जो हैं वो रिव्यू करेंगे आपके डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए। 5 इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट एंड ऑल्टरनेट डे डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस, जो यहाँ पर जैसे ही आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो उसके डे 1 से स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्टरनेट डेज पर आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा, उसका सोल्यूशन आप लिखोगे, हमें यहाँ पर आप अपना सोल्यूशन प्रोवाइड करोगे, हम आपको बता देंगे कौन कौन से चैनल्स आप यूज कर सकते हैं हमें सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। फिर हम आपका 1-to-1 फीडबैक यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, एंड आपको कोई भी यहाँ पर डाउट आता है तो हम आपसे कांटेक्ट भी कर लेते हैं, कॉल कर भी उसको सॉल्व कर लेते हैं। प्राइसिंग इसकी केवल 1199 रुपीज रहेगी। चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।